सो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो मार्केट देखिए दोस्तों, काफ़ी थका हुआ दिख रहा है। काफ़ी टाइम से, कुछ दिनों से अपन देख पा रहे हैं मार्केट कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, नीचे जा रहा है। और मार्केट कभी ऊपर भी चल जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा कर गया या फिर जो मैक्सिमम कंपनीज है स्टॉक मार्केट के अंदर वो अच्छा कर गई। मार्केट अच्छा करता है तो कुछ ही कंपनीज के स्टॉक्स अच्छा करते हैं। सो मार्केट अभी सिचुएशन में अटका हुआ है जिसमें इन्वेस्टर्स की परीक्षा है। मार्केट आपको हमेशा तो थ्रिल देगा नहीं, ऐसे भी फेजेस अपने को देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर जिसमें कुछ खास तेजी नहीं होगी। तो उसी फेज के साथ में अभी अपन चल रहे हैं। सो इसके लिए मैं स्ट्रैटेजीज आपको बता चुका हूँ कि आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। इसी चैनल की लर्निंग जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जो आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं आज की सिचुएशन को देखते हुए निफ्टी में क्या हुआ, साथ में कंपनीज है, स्टॉक्स है, कौन कौन सी कंपनीज है, स्टॉक्स है जहाँ पे पैसे बनने के चांसेस है और कहाँ पे पैसे नहीं बनने के चांसेस है न्यूज़ और डेटा के हिसाब से। सो निफ्टी आप देखोगे तो आपको 46 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिलेगी, 25,986 के आसपास की क्लोजिंग है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा यूएसडी जो कि 90.34 अभी के समय है। निफ्टी बैंक कुछ खास नहीं, मिड कैप 1% के साथ में क्रैश, स्मॉल कैप भी नीचे बंद हुआ। कंपनीज के स्टॉक्स को देखें तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे हैं। सो यूएस के मार्केट अगर चलते भी है तो इंडियन मार्केट्स नहीं चलते हैं। जैसे कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में अच्छी सी क्लोजिंग दिखी थी, डिसेंट सी प्लस में। स्टिल इंडियन मार्केट ने कुछ खास नहीं किया, आईटी कंपनीज ने किया, बाकी कुछ खास नहीं था। सरकारी बैंक्स, एनर्जी, एफएमसीजी ये सब नीचे आके बंद हुए थे। सो देखिए दोस्तों, मेन रीजन मार्केट के गिरने के पीछे का ये है यूएसडी जो कि काफी बढ़ चुका है, 90 पर ये पहुंच चुका है। अब इसी वजह से एफ पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि जब रुपीज़ की वैल्यू गिरेगी, ऑब्वियसली डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है रुपीज़ के अगेंस्ट में, तो रुपीज़ गिर रहा है और रुपीज़ गिरेगा तो फिर एफ को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तब भी एक्चुअली वो रिटर्न्स अच्छे नहीं होंगे क्योंककि उनको डेप्रीशिएट करेंसी में वो रिटर्न्स मिलेंगे और वो खर्चा करते हैं डॉलर्स में। तो इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा करे तभी एफ का पैसा आएगा। इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छे करने का मतलब ये है कि कंपनीज के नंबर्स बहुत ही कमाल के आने चाहिए और वैसा भी हो नहीं पा रहा है। सो ये एक रीज़न है मार्केट के गिरने के पीछे का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:05 पर एक बड़ी गिरावट होती है, डिक्लाइन होता है, 90 पर यूएसटी पहुंच जाता है और उसके बाद में जो प्री ओपनिंग होती है वो काफ़ी ठंडी होती है निफ्टी में और उसके बाद में जो निफ्टी है वो नीचे जाके बंद होता है। साथ में आप देख सकते हैं कि रुपीज़ स्लिप हो चुका है ऑल टाइम लो पर, दिसंबर 3। और इसके अंदर आप वाईटीडी में देखोगे इस साल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक 5.3% का ड्रॉप देखने को मिला है और रुपीज़ गिर रहा है, शार्पेस्ट एनुअल डिक्लाइन जो कि 2022 के बाद में अभी देखने को मिली है। एशिया की जितनी भी मार्केट है, जितनी भी करेंसी है, उसमें से सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी रुपीज़ बन चुकी है। सो ये रीज़न है एफ की बिकवाली का। पिछले कुछ दिनों से अपन देख पा रहे हैं कि एफ कंटिन्यूसली माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रुपीज़ के गिरने के पीछे का कारण क्या है? टैरिफ। टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट अपना काफ़ी कम हो चुका है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो अपन ने देखा, वो भी काफ़ी वीक था। तो उसकी वजह से रुपीज़ की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। साथ में आप देख सकते हैं रुपीज़ में मजबूती तब आएगी जब इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील साइन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली इस आर्टिकल के अंदर। और जब तक ट्रेड डील साइन नहीं होगी, जब तक टैरिफ अपने ऊपर रहेगा 50%, तब तक रुपीज़ कंटिन्यूसली डिक्लाइन मोड में देखने को मिलेगा। सो ट्रेड डील की क्या सिचुएशन है? अभी तो देखो कुछ होने के चांसेस नहीं है और अगर हो भी गई तो रुपीज़ में थोड़ा सा दम आएगा, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं है कि ट्रेड डील होते ही बहुत अच्छी तेजी आपको दिखा देगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। साथ में आप देखोगे ना तो अभी के समय की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इंडिया होस्ट कर रहा है रशिया को। पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं और काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए। आई थिंक ये जो रशिया यूक्रेन हुआ था उसके बाद से पहला विजिट है पुतिन का इंडिया के अंदर। अब ये जो कदम है इंडिया का, वो यूएस को थोड़ा सा बुरा लग सकता है क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया जो भी है, जितनी भी डील्स करता है रशिया के साथ में, वो नहीं हो या वो काफ़ी कम हो। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 4-5 तारीख को विजिट करेंगे, मोदी जी से मिलेंगे और इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि डिफेंस डील होगी, साथ में और भी काफ़ी सारी डील देखने को मिलेगी। इंडिया एम कर रहा है रशिया के साथ में कि एक्सपेंड करेगा ट्रेड $100 बिलियन का 2030 तक। 25 में कितना है? $68 बिलियन का, जो ऑलरेडी काफ़ी मल्टीपल हो चुका है। पिछले 4-5 साल के कंपैरिजन में अभी जो हम ट्रेड देखे रशिया के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा है
और आगे भी जाके बढ़ेगा। तो ये चीज़ यूएस को थोड़ी सी बुरी लग सकती है। बाकी देखते हैं ट्रेड डील कब होगी यूएस के साथ में, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो यूएस के साथ ही चल रही है। रशिया के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया सबके साथ में चलेगा तभी आगे चल के ग्रोथ मिलेगी। सो निफ्टी की सिचुएशन को देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था डे चार्ट के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर ये निफ्टी का एक सपोर्ट बना हुआ है और सपोर्ट के आसपास की क्लोजिंग है, नीचे से रिकवरी देखने को मिली है। तो स्टिल हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट पर अभी भी निफ्टी मेंटेन है। लेकिन जो गिरावट हमने देखी है पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूसली, वो थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे चल के किस तरह की सिचुएशन बनती है। साथ में अब हम बात करते हैं कि कहाँ पे ट्रेंड अच्छा है, कहाँ पे पैसे बनने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं आईपीओ के अंदर गारंटी तो चलो बोलना फिर भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जीएमपी है तो रिटर्न्स दिख रहे हैं अपने को। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। तो मीशो रिटर्न्स अभी भी इतने ही है, 46% के रिटर्न से यहाँ पे मिल सकते हैं। अप्लाई आज के दिन से इसमें शुरू हो चुका है, आप चाहो तो कर सकते हो। इसकी जो इशू साइज है वो ज़्यादा है बाकियों के कंपैरिजन से। एकस की बात करें तो 38% के रिटर्न यहाँ पे बनने चाहिए। विद्या वायर्स की बात करें तो यहाँ पे 12% के रिटर्न है। तो मीशो को देखना चाहिए आईपीओ इन्वेस्टर्स जो भी है पॉजिटिवली। साथ में देखिए दोस्तों, अभी जहाँ पे पैसा बन रहा है और पैसा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है वो गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं। रिवर्सल के बाद में तेजी बन रही है। मार्केट जितना अनसर्टेनिटी दिखाएगा उतना ही ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होगा तो इनके प्राइसेस इंक्रीज करेगी। तो गोल्ड बी की बात करें तो यहाँ पे 1% के आसपास की तेजी बनी। सिल्वर की बात करें तो 3% के आसपास की तेजी बन चुकी है। 6% का जंप अभी कुछ दिनों में अपन ने देखा था और नीचे से रिवर्सल से 15-20% रिटर्न्स बन चुका है। उसके बाद भी 3% आज चला है। सो गोल्ड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये गोल्ड है आपके सामने और इसके अंदर आप देख सकते हैं गैप अभी है ऑल टाइम हाई के लिए, जो कि चार्ट के बेसिस पे तो लग रहा है कि अचीव हो सकता है, बट गैप इतना ज़्यादा नहीं है। साथ में सिल्वर को देखने चले तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा ट्रेंड अभी बना हुआ है, स्विंग कंप्लीट होने की तैयारी में है। अब इसमें गैप फिर भी गोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो कि है 6% का। तो अभी ये जो कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स हैं, जो कि काफ़ी बुलिश हैं इस मार्केट के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ बैरिश कंपनीज को लेकर। कुछ बड़े झटके लगे आज के दिन, स्टॉक के जो प्राइसेस है काफ़ी गिरे हैं, क्रैश हुए हैं, तो उसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है डिक्सॉन। 3% के साथ में स्टॉक नीचे गया आज के दिन। 84,000 करोड़ का मार्केट कैप, 54 का पी रेशियो है। नंबर्स कैसे गए? नंबर्स अच्छे थे, लेकिन जो गिरावट हुई है उसके पीछे का रीज़न नंबर्स नहीं है, उसके पीछे का रीज़न है ये न्यूज़। SFIO ये चार्ज शीट फाइल करेंगे अगेंस्ट वीवो, ओप्पो, शाओमी फॉर फंड डाइवर्जन। 2000 करोड़ का फंड गलत तरीके से डाइवर्जन हम बोल सकते हैं, या फिर उसको गलत तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, सो ये रीज़न है स्टॉक के गिरने के पीछे का। अब यहाँ पे देखिए डिक्सॉन के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, डिक्सॉन की कोई गलती नहीं है, लेकिन स्टिल कंपनी का स्टॉक गिरा है क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले SFIO क्या है? इंडिया का जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसकी फुल फॉर्म है SFIO की। जहाँ पे भी फ्रॉड लगता है, सीरियस फ्रॉड, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है और कुछ मिलता है तो फिर वो चार्जशीट दी जाती है। सो यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टिगेशन में निकला है, प्रॉब्लम जो निकली है, वो पैसा निकला है 6,000 करोड़ का। लेकिन वीवो ने जो भी फ्रॉड किया है, ऐसा लग रहा है इनको, चार्जशीट अभी दाखिल होगी, जो कि 2,000 करोड़ के आसपास का है। सो वीवो को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीवो और डिक्सॉन के बीच में लिंक है। दोनों के बीच में जेवी हुआ था इंडिया में, जॉइंट वेंचर हुआ था, जिसमें डिक्सॉन का स्टेक है 51% का और वीवो का स्टेक है 49% का। अब दोनों बराबर मान लो आप। तो अगर वीवो को प्रॉब्लम होती है, वीवो गलत निकलता है इसमें, तो क्या होगा? पेनल्टीज लगेगी, और पेनल्टी लगेगी तो फिर क्या होगा? डिक्सॉन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पेनल्टीज हो सकती है, रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, ऑपरेशनल हर्डल हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसके अंदर आगे के लिए दिक्कत आएगी। पेनल्टी तो चलो ठीक है, एक बार लगती है फिर उसके बाद में खेल खत्म, लेकिन ये सब चीज़ें होती है, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम आती है, तो उसमें इम्पैक्ट होता है। सो अभी तक डिक्सॉन का नाम ऐसा आया नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या इसमें इम्पैक्ट, मतलब जो आउटकम देखने को मिलता है चार्जशीट का, और उसके बाद में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है। बाकी हाँ, स्टॉक अब वीक तो हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है। यहाँ पे रिटर्न्स बने थे, उसके बाद में सपोर्ट टूटा, अब ये अपने अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि आप इसको बेस मान सकते हैं और यहाँ पे इसको बेस मान सकते हैं। तो नेक्स्ट 2 सपोर्ट अभी हमको डिक्सॉन टेक के देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, इसका नाम है एंजल वन। स्टॉक आज क्रैश हुआ, 6% के आसपास की मंदी इसमें देखने को मिली है
और रिकवरी की कोशिश की थी बट रिकवर नहीं हो पाया। 31 का पी है, 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक के गिरने के पीछे का रीज़न है, कंपनी ने डेटा दिया है क्लाइंट एक्विजिशन का, अपने काम धंधे का, कि कंपनी का काम कैसा चल रहा है, जो कि कंपनी को देना पड़ता है। ठीक है, सो 6% के साथ में गिरा क्योंकि क्लाइंट एक्विजिशन F&O मार्केट शेयर डिक्लाइन कर चुका है नवंबर में। सो क्लाइंट एक्विजिशन कम हुआ है, नए क्लाइंट इसके अंदर जो ग्रोथ थी वो कम हुई है, और F&O का मार्केट शेयर इसके पास से डिक्लाइन कर चुका है। मेजर जो इनकम होती है इन ब्रोकर्स की वो F&O के मार्केट की वजह से होती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का जो क्लाइंट एक्विजिशन है ये गिर चुका है 11% के साथ में पिछले महीने की कंपैरिजन में, और 16% के साथ में ये पिछले साल के कंपैरिजन में कम है। साथ में ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ऑर्डर भी डिक्लाइन हुए हैं 12% के साथ में MOM बेसिस में और 10% के साथ में YoY बेसिस में। तो ये रीज़न है इसके पीछे का। स्टॉक ने आज एक डुबकी लगाई, रिजल्ट ओके थे इसके, मार्केट को सही लगे थे, बट आगे के लिए फिर जो डेटा मार्केट अभी देख रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो इस वजह से आज पिटाई इसमें देखने को मिली है। बाकी ठीक है, रिकवरी इसने दी है 36%, रेसिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश में है, थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, लेकिन देखते हैं ब्रेकडाउन करके यहाँ से वापस से घूमेगा या फिर नहीं। बाकी ऑलरेडी 36% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। मतलब एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे इसको लिया होगा या अच्छे रिजल्ट देख के यहाँ पे कहीं पे भी देख लिया होगा इसको, तो वो अभी प्रॉफिट अपना बुक करेगा। साथ में ओला इलेक्ट्रिक, इसने भी आज काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, 5% की मंदी इसमें देखने को मिली है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप। देखो कुछ न्यूज़ नहीं है, स्टॉक का जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी ख़राब है। अब न्यूज़ तो काफ़ी सारी आपको बताइए, नंबर्स तो ठीक है, फिर इस क्वार्टर में नंबर्स ओके ओके थे इसके। ओवरऑल कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है, सर्विस के लिए काफ़ी सारी कंप्लेंट आती है कंपनी को, और साथ में जो सर्विस सेंटर है वो भी इसके काफ़ी कम है। ये सब चीज़ें हैं जो कंपनी को फेस करनी पड़ रही हैं। वैल्यूएशन ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी के पास में है नहीं, प्रॉफिट कब आएगा वो भी एग्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया। सो काफ़ी स्टॉक नीचे जा चुका है। अब देखिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया। पहले भी ऐसा कुछ देखने को मिला, इतनी बड़ी तेजी बनी, उसके बाद में उससे बड़ी गिरावट। साथ में दोस्तों यहाँ पे भी हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तेजी बनी थी पिछले कुछ दिनों में। अब देखते हैं वापस से कुछ बड़ी गिरावट इसमें होती है या फिर नहीं। सो जब ये तेजी बन रही थी अपन ने चेक किया था कि एक रिवर्सल इसमें आ चुका है और यहाँ पे स्टॉक चल रहा है। एक्चुअली कंपनी का स्टॉक कब रिवर्स होगा उसके लिए मैंने आपको कुछ बताए थे लेवल्स, या फिर हम बोल सकते हैं टेक्निकल स्टडी मैंने आपको दी थी। लेवल्स वैसे मैं आपको नहीं बताता हूँ प्राइस के हिसाब से, बट स्टडी मैं आपको देता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या था, सपोर्ट था। ठीक है, सो सपोर्ट बन जाता है रेसिस्टेंस, तो स्टॉक को ब्रेकआउट करने के लिए रेसिस्टेंस को पार करना होता है। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस भी काफ़ी बड़े बड़े हैं क्योंकि स्टॉक की गिरावट भी काफ़ी बड़ी है। तो स्टॉक चला गया यहाँ तक, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, स्टॉक नीचे। उसके बाद में फिर हमने जब ये तेजी देखी तो मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट है कंपनी के स्टॉक का। यहाँ पे भी कंपनी का स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर टिक नहीं पाया, और उसके बाद में स्टॉक नीचे चला गया। सो ट्रेंड इसका काफ़ी नेगेटिव है, और ये सिचुएशन है इस कंपनी के स्टॉक में। ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ इसकी देखने को नहीं मिली, लेकिन स्टॉक अभी के समय काफ़ी वीक है। सो कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, इनके अंदर भी काफ़ी सारी कंपनीज हमने स्टडी पर्पस के लिए डिस्कस की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।